बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी एनटीए नेट के हिंदी प्रश्न पत्र पर, जो कि नवंबर 2020 में सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न पत्र पर बातचीत कर लिया है और उम्मीद है कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए यह पेपर एक नई दृष्टि दिया होगा। और प्रश्न पत्र को हल करने से पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि कुछ बच्चों की शिकायत है कि PDF क्लियर नहीं दिखाई पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल के स्क्रीन को बड़ा करके वो देखने की कोशिश करें। छोटे में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। बाकी थोड़ी सी क्वालिटी जो है हाई करके देखें। सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों के हैं, तो हो सकता है कि नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। पहले क्वेश्चन पर बात करें तो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है तुर्की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं है। ठीक है, रूढ़ शब्द आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। इसका सही जवाब है पीला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। ऑप्शन दिया गया है दाग, औरत, नीलम, फीस। तो इसका जो सही जवाब है वो है दाग। दाग फारसी का शब्द है और बाकी जो शब्द हैं कुछ इसमें अरबी के शब्द भी शामिल हैं, कुछ अंग्रेजी के भी शब्द हैं। अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए नया हो सकता है। एक कोटेशन दिया गया है। कोटेशन है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर 3 आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा था कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के बारे में ये बात कही है। अगला जो प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा पंच बिड़ाल में शामिल नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्होंने पंच बिड़ाल का जिक्र किया है। उसमें से कौन सा नहीं है ऑप्शन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार। तो इसका जो सही जवाब है पंच बिड़ालों में नहीं शामिल है, वो है अहंकार। अगला प्रश्न है कोटेशन दिया गया है अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन दिया गया है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। बाकी मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों पर विचार किया है। अन्य प्रश्नों के लिए आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है वो भी कोटेशन के रूप में है। कोटेशन है, थोड़ा सा लंबा है और मैं ये आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो धैर्य बनाकर ज़रूर इसको देखिए ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सके। कोटेशन है 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि के सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम
से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे कि ये किसका कोटेशन है। पहले की परीक्षाओं में इस कोटेशन को तोड़कर पूछा जाता था, लेकिन कुछ नया करना है तो इसको एक लंबा कोटेशन के रूप में बदल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही हैं। ऑप्शन दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, बल्कि यहाँ पर रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए था, लेकिन यूजीसी के लोग भी थोड़ी सी गलतियाँ कर देते हैं। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह नाम दिया था। तो थोड़ा सा आप इस क्लू के माध्यम से इसका जवाब खोज पाएंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने सुझाया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के संदर्भ में, क्योंकि लगातार मैंने देखा कि परीक्षाओं में जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ज़रूरी था, आप लोगों ने देखा होगा उसे। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से साहित्य इतिहास में काल विभाजन किया है। कौन किया है? ऑप्शन दिया गया है मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। सही जवाब होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कुल 11 खंडों में इन्होंने काल विभाजन किया है। अगला प्रश्न है दब्ब सहाव पयास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। दब्ब सहाव पयास एक रचना है, उसको किसने रूपांतरित किया है। ऑप्शन दिया गया है वररुचि, देवसेन, पुष्पदंत, माइल धवल। तो इसका जो सही जवाब है वो है माइल धवल। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सीधे दिया है कि इन्होंने अनुवाद किया था इसका। ठीक है, अगला जो प्रश्न, लिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। ऑप्शन दिया गया भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। इसका सही जवाब है परीक्षा गुरु, जिसका कि प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। उदय शंकर भट्ट का कौन सा नाटक नहीं है। ऑप्शन दिया गया है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। सही जवाब है नारद की वीणा। बाकी जो भी नाटक हैं वो सब उदय शंकर भट्ट के हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। ऑप्शन ए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। डी करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है, और ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी। ठीक है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयस संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। ऑप्शन दिया गया है शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। सही जवाब है शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है। उसमें इन तीनों का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमीरत दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो इसमें जो सही जवाब है वह है कि श्रीधर और सरस्वती मैलांचल के पात्र नहीं है, और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब मैलांचल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कोटेशन के रूप में है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है,
प्रवृत्ति की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ बोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन दिया गया है विष्णु साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। जिसका जो सही जवाब है कमलेश्वर है, और इनकी बुक का नाम है नई कहानी की भूमिका। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक है, आपको मौका मिले तो ज़रूर इसको पढ़िए, वहीं से इस कोटेशन को लिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। तो इसका जो सही जवाब है आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन दिया गया है दंडी, धनंजय, रुद्रट, अभिनव गुप्त। तो इसमें सही जवाब है दंडी। लेकिन आप ध्यान रखें कि भरत मुनि ने भी रसों की संख्या कुल 8 मानी है। बहुत बार सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में, यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है, भरत को हटाकर दंडी से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 आई.ए. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। ऑप्शन 2 आई.ए. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। 3 रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। 4 रिचर्ड्स का एक मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो सही कथन है ये ऑप्शन नंबर 3 है कि रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का एक रूप है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल, जॉक देरिडा। तो इसका जो सही जवाब है एजरा पाउंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। विमर्शों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा सत्ता के प्रति मोह। और बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब आदिवासी विमर्श के मूल में केंद्रित हैं। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ठीक है, ये कोटेशन किसका है? ऑप्शन दिया गया है रमणिका गुप्ता, मनु भंडारी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन दिया गया है सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो इसका जो सही जवाब होगा है सतीत्व ही स्त्रीत्व है। ये स्त्री विमर्श के केंद्र में नहीं है, बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे स्त्री विमर्श के केंद्र में हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन दिया गया है श्रम की गरिमा, वर्गहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो असहमति कहाँ पर थी? क्रांति में हिंसा का प्रयोग। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला,
बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वित्रों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? तो पहले तो ध्यान में रखिए कि यह जो कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में उन्होंने कहा? ऑप्शन दिया गया है साकेत, सांध्य अटन, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इसका सही जवाब होगा प्रिय प्रवास, जिसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है और इसके जो रचयिता हैं हरिऔध हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन दिया गया है चाँद का मुँह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही जवाब है शुद्ध कविता की खोज। ये उनकी रचना नहीं है, बाकी जो भी रचनाएं दी गई हैं सब मुक्तिबोध की हैं। तो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? आपने पढ़ा होगा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो न रोटी सेकता है न रोटी बेलता है बल्कि रोटी से खेलता है। ठीक है, इस तरीके से कविता है। तो पूछा जा रहा है कि कुल कितने आदमियों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 2, 3। तो सही जवाब है 3। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है, आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। ये कोटेशन पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास, भारत भारती, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र। तो सही जवाब है रश्मि रथी। अगला प्रश्न है, कविता दी गई है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे ईक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज किले की। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? ऑप्शन 1 अनुभव को महत्व देना, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोक ज्ञान की महत्ता, सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका जो सही जवाब है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। ये मंतव्य नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सब इसके अंतर्गत हैं। अगला काफ़ी फेमस प्रश्न आ गया कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ऑप्शन दिया गया है बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलुकदास। तो इसका जो सही जवाब है विद्यापति। कई बार ये कोटेशन बड़ा पूछ दिया जाता है, इस बार बहुत छोटा सा पूछा गया है। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन दिया गया है 1 इंच मुस्कान, अनुगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो सही जवाब है आपका बंटी, जिसके रचयिता हैं मन्नू भंडारी। तो इसमें तलाक के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है और उसका प्रभाव एक बच्चे पर कैसे पड़ रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासीन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन है मैलांचल, परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। तो इसका सही जवाब है मैला आंचल। गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ऑप्शन दिया गया है बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज, पांडेपुर। सही जवाब है बेलारी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन दिया गया है मदन मोहन और बाबू बैजनाथ। दूसरा ऑप्शन है मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, मास्टर शंभू दयाल और पंडित पुरुषोत्तम दास, काशी शाह और गंडा सिंह। तो इसका सही जवाब है राग दरबारी उपन्यास के जो पात्र हैं मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। उसने कहा था सिक्का बदल गया, परिंदे, अमृतसर आ गया। तो इसका जो सही जवाब है उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन इस कहानी की पृष्ठभूमि में युद्ध और प्रेम को केंद्र में रखा गया है और ये जो युद्ध है सन 1914 की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। हालांकि कहानी सरस्वती पत्रिका में सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों
को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है? ऑप्शन है विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है कामना। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही थी? ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस नाटक की भूमिका में इन्होंने इस बात को कहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका सन्यासी। जो नाटक है उसकी भूमिका में इस बात को उन्होंने कहा है कि उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद का जो अंश है किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो सही जवाब है लहरों के राजहंस, जिसके नाटककार हैं मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश ने कुल 3 फेमस नाटकों की रचना की हैं, जिसमें कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु से है? ऑप्शन दिया गया है कैद, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, उड़ान। तो सही जवाब है अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है, उसमें इसको केंद्र बिंदु बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कुल 4 खंडों में है, तो पूछा जा रहा है कि किस भाग में है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो दिया गया है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसका सही जवाब है पहला। ठीक है, तो क्नी ब 10 इस तरीके से मैंने फार्मूला बनाया हुआ था, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीट का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर और 10 द्वार सोपान। इस तरीके से उनका खंड है, उनका नाम है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है विष्णुचंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। सही जवाब है विष्णुचंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? ऑप्शन ए, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, अपनी रचनाओं में उन्होंने केवल संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है? ऑप्शन दिया गया केवल ए बी सी, केवल ए बी डी, केवल ए डी सी, केवल बी सी डी। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब है केवल ए बी सी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में राजभाषा के प्रावधान दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत। तो एक ही अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 343 के बारे में। तो कौन सी बात कही गई है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हाँ, इस बात को कहा गया है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी बात कही गई है। राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे, इसके अंतर्गत नहीं है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी, ये भी बात नहीं है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब होना चाहिए ए और बी। तो आप देख रहे हैं कि विकल्प 2 में दिया गया है केवल ए और बी। इस तरीके से ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। ऑप्शन दिया गया है स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना,
पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें मुख्य स्वर है, उत्तर कौन सा सही होगा। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है बी और सी, प्रमुख राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यानी कि यूनिवर्सिटी परिसर के आधार पर जो उपन्यास लिखा गया कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाई। पूछा जा रहा है कि सही उत्तर कौन सा है इसमें। ऑप्शन दिया गया है ए और सी, बी और डी, सी और डी, ए और बी। इसका जो सही जवाब है ए और बी, यानी कि चौथा जो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदयराम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बाकी जो 2 कवि हैं ये सब राम भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं है, अन्य शाखा से हैं।